हाय एवरीवन, थर्मोडायनेमिक्स कर रहे थे हम लोग। लास्ट लेक्चर में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स तक जो है हम लोग किए हुए थे। अब आगे के टॉपिक्स इसमें देखेंगे और फिर उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। एंड द टॉपिक इज अ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, अ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, या इसी को हम लोग स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन कहेंगे। स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन कहेंगे। डेल्टा आर एच। द चेंज इन हीट और enthalpy when a specified amount of reactants react together to form products which is indicated by a balanced chemical equation is called heat of reaction। और जब इसी हीट ऑफ रिएक्शन को स्टैंडर्ड कंडीशन पे हम लोग मेजर करेंगे, व्हेन हीट ऑफ रिएक्शन इज मेजर्ड एट अ स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब क्या हुआ? 298 केल्विन टेम्परेचर एंड 1 atm प्रेशर। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? इट इज कॉल्ड अ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन पहले थोड़ा बहुत किए हुए हैं इस टॉपिक को हम लोग, कि किसी भी रिएक्शन में जो बेसिक सा बात हम लोग जानते हैं उस रिएक्शन के लिए, कि उसमें रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन करके रिएक्शन करके प्रोडक्ट में बदलते हैं। अब बोल रहा है कि उस रिएक्टेंट का एक स्पेसिफाइड अमाउंट होगा, 4 मोल, 5 मोल, 2 मोल, और कितना होगा वो पता चलेगा हम लोग को उसके बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से। किसी भी रिएक्शन के लिए हम लोग इक्वेशन लिखते हैं, जिस इक्वेशन से पता चलता है हमें कि कितने रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन करके कितना प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो उस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में जो हम लोग दिखेगा हमें, वही उसका स्पेसिफाइड अमाउंट होगा। तो ये कह रहा है कि जब स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्शन करके प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं, तो उस दरमियान जो हीट चेंज करता है, हीट चेंज कहने का मतलब कितना हीट इवॉल्व या कितना हीट एब्जॉर्ब हुआ। और हीट का मतलब अब यहाँ कंफ्यूज नहीं करना है, पहले बता चुके कि हीट इज अ मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। हीट इज नॉट इटसेल्फ या एनर्जी। हीट जो है वो अपने आप में कोई एनर्जी नहीं है, बल्कि एनर्जी ट्रांसफर का एक मोड है। इस बात पे काफ़ी चर्चा हम लोग किए हुए हैं। तो जब किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट का एक फिक्स्ड अमाउंट प्रोडक्ट में तब्दील होता हो, तो उस दरमियान जो वहाँ से एनर्जी चेंज करेगा वही कहलाएगा उसके लिए स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। और जिस इसी इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को यदि हम लोग स्टैंडर्ड कंडीशन पे मेजर करें, तो स्टैंडर्ड कंडीशन इज रूम टेम्परेचर, और प्रेशर वहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा 1 atm। तो इसको कहेंगे स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। स्टैंडर्ड कंडीशन को पहले भी डील कर चुके हैं। अब देखो, इस हीट ऑफ रिएक्शन के आधार पे 2 तरीके का रिएक्शन, जिसे शायद पहले डील कराया हमने, एक बार फिर से थोड़ा उसको रिवाइज कर लेंगे। तो ओवरऑल हम लोग कह सकते हैं कि यह जो
इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन हुआ वह कहीं ना कहीं बराबर होगा किसके, प्रोडक्ट के इंथैल्पी का माइनस रिएक्टेंट का। समीशन ऑफ स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस समीशन ऑफ स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स। ऐसा। अब यहां से ध्यान से देखोगे, यदि इफ समीशन ऑफ स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स इक्वल हो जाए स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट का, तो इस केस में जो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है वह जीरो होगा। तो इस रिएक्शन में हम लोग समझेंगे कि हीट इज नाइदर एब्जॉर्ब्ड नॉर इवॉल्व्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन। ठीक, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालने का ये फॉर्मूला हुआ कि जो प्रोडक्ट का इंथैल्पी है उसमें माइनस करेंगे हम लोग रिएक्टेंट के इंथैल्पी को। तो यहाँ से हम लोग 3 केस अभी समझने वाले हैं। पहला केस तो हो गया कि जब प्रोडक्ट का इंथैल्पी रिएक्टेंट के इंथैल्पी के बराबर हो तो ओवरऑल इंथैल्पी चेंज रिएक्शन का जीरो होगा, मतलब इस रिएक्शन के दरमियान ना तो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होगा ना ही हीट एनर्जी इवॉल्व होगा। लेकिन यदि इफ इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट ज़्यादा हो ओवरऑल इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट का, ये ज़्यादा हो ये कम, तो जब ज़्यादा में कम माइनस किया जाएगा, एक बड़ा वैल्यू में एक छोटा वैल्यू माइनस करते हैं तो उसका रिजल्ट पॉजिटिव आता है। तो यहाँ जो इंथैल्पी चेंज है रिएक्शन का पॉजिटिव आएगा। और ऐसे ही रिएक्शन को हम लोग क्या कह रहे थे, याद करो, इंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या कह रहे थे, इंडोथर्मिक रिएक्शन। और इंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब हुआ कि यहाँ हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन, कि ऐसे रिएक्शन के दरमियान हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होगा, मतलब हीट देना होगा। तीसरा केस, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। तो तीसरा केस में क्या हो सकता है कि इफ इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट लेस देन हो इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट से, रिएक्टेंट का ज़्यादा हो, तो मतलब ए वाला वैल्यू कम है, ए वाला वैल्यू ज़्यादा है, तो एक लोअर वैल्यू में हायर वैल्यू को जब माइनस करोगे तो वहाँ डेल्टा एच क्या आएगा, नेगेटिव आ जाएगा। लोअर वैल्यू माइनस हायर नेगेटिव आ जाएगा। और ऐसे रिएक्शन को हम लोग कहेंगे एक्जोथर्मिक रिएक्शन। एक्जोथर्मिक रिएक्शन मतलब हुआ ये कि यहाँ हीट एनर्जी इज रिलीज्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन। बड़ा इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं ना, हर जगह आगे यूज होगा, याद रखोगे। सबसे पहले हमने इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को समझा कि किसी भी रिएक्शन में जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तब्दील होते हैं तो उस दरमियान जो ओवरऑल हीट चेंज करेगा। अब हीट चेंज करेगा बस इतना मत पड़े हम लोग वहाँ। अब वह हीट चेंज किस तरीके से करेगा, किस तरीके से, मतलब क्या हीट एब्जॉर्ब होगा या रिलीज होगा। तो उस आधार पे आगे हमने 3 अलग अलग केसेस कंसिडर किए। ये पहला केस कि कुछ नहीं होगा, ना हीट एब्जॉर्ब होगा ना हीट रिलीज होगा। और ऐसा तब होगा जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट का एनर्जी बराबर हो, और ये रेयरली होता है, रेयर है, ऐसे केसेस बहुत रेयर होते हैं। ये दोनों बड़ा फ्रीक्वेंट है कि जब प्रोडक्ट का इंथैल्पी ज़्यादा होगा रिएक्टेंट से तो डेल्टा एच का वैल्यू, मतलब जो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है उसका पॉजिटिव आ जाएगा। ऐसे रिएक्शन को हम लोग इंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। और इसका मतलब हुआ कि इस रिएक्शन को करवाने के दरमियान तुम्हें हीट करना होगा, बाहर सराउंडिंग से हीट देना होगा उस सिस्टम में, उस रिएक्शन में जिसे तुम परफॉर्म कर रहे हो। और तीसरा केस कि जब प्रोडक्ट का इंथैल्पी कम हो रिएक्टेंट का ज़्यादा, तो उस केस में वह सिस्टम मतलब कि वह रिएक्शन जिसे आप कंसिडर कर रहे हो वह हीट इवॉल्व करेगा सराउंडिंग को,
वह अपना हीट इवॉल्व करेगा किसे, सराउंडिंग को। तो ये 3 केसेस आए, तीनों केस को हम लोग ग्राफिकली भी समझ सकते हैं, पहले भी इसको देख चुके हैं। इन तीनों को ग्राफिकली ज़रा समझने का प्रयास करें हम लोग एक साथ, तो और भी अच्छे से समझ में आएगा। ये इम्पॉर्टेंट, ये टॉपिक्स एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक वाले। पहला केस क्या था भाई कि डेल्टा RH0 0, और ये तब हुआ था जब इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट बराबर था इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट का। दूसरा केस हमने कंसिडर करा, पॉजिटिव आया था ये, और ये तब हुआ था भाई जब इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट ज़्यादा था इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट से। और तीसरा केस इसमें हमने किए डेल्टा H नेगेटिव, और ये तब हुआ था जब प्रोडक्ट का इंथैल्पी कम था, रिएक्टेंट का ज़्यादा था। ऐसा इस तरह का सिचुएशन। अब आ जाओ ग्राफ में। इधर प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, यहाँ हम इंथैल्पी लेने वाले हैं, नीचे से ऊपर इंथैल्पी बढ़ रहा है। तो इस केस में चूंकि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का इंथैल्पी सेम है, तो मतलब इसका तुम ग्राफ बनाओगे तो कुछ इस तरह का ग्राफ बनेगा, एकदम सेम होगा दोनों का वैल्यू, यहाँ प्रोडक्ट यहाँ रिएक्टेंट सेम होगा दोनों का। तो इस केस में जब इंथैल्पी चेंज निकालोगे, ये इंथैल्पी चेंज, इसे नहीं, अभी दोनों सेम ही है तो फिर इंथैल्पी चेंज कहाँ से निकलेगा, सेम है, 0 आ जाएगा। इसके लिए प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, इधर इंथैल्पी, प्रोडक्ट का ज़्यादा है रिएक्टेंट का कम है, मतलब कि इसके लिए कुछ ऐसा ग्राफ बनना चाहिए, ऐसे, यहाँ प्रोडक्ट यहाँ रिएक्टेंट। तो इस जगह पे इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट हुआ, दिस इज इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, और यहाँ इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। तो ई जो डिफरेंस हुआ ना यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस, दिस डिफरेंस इज कॉल्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। तो हमें साफ दिख रहा है इसका एनर्जी ज़्यादा है, इसका कम है, तो ज़्यादा में कम घटेगा तो ये पॉजिटिव ही आना है, कोई नया बात नहीं है इसमें। और नेक्स्ट ऐसा प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, और यहाँ हम इंथैल्पी लेने वाले हैं। नोट्स में ग्राफ नहीं बने हुए हैं तो आप इसे अलग से कर लोगे। इस बार रिएक्टेंट का ज़्यादा प्रोडक्ट का कम, तो ऐसा कुछ बन जाएगा यहाँ प्रोडक्ट रिएक्टेंट। तो यहाँ कहोगे इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, और इसको यहाँ मिला दो, दिस इज इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। तो ई जो यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस होगा, दिस वन, इससे हम कहेंगे इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, जो यहाँ नेगेटिव होने वाला है। अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा, कई तरीके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन कि किसी भी रिएक्शन के लिए इंथैल्पी चेंज यदि 0 है तो बताओ कौन सा केस लागू होगा। ये तीनों ऑप्शन में देगा, 1 2 3। या उल्टा कि यदि किसी रिएक्शन के लिए ऐसा सिचुएशन है कि इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट ज़्यादा है इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट से, तो उसके लिए जो ओवरऑल इंथैल्पी चेंज होगा रिएक्शन का, वो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, 0 होगा। और तीसरा केस वैसे करके कि एक एंडोथर्मिक या एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो बताओ कि उस रिएक्शन के लिए जो डेल्टा H का वैल्यू है नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, क्या होगा। और एक क्वेश्चन ऐसे कि तीनों में से कोई भी एक ग्राफ दे देगा और बोलेगा बताओ यह ग्राफ किस तरह के रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, कैसा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कर लो इसे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर अगला क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है इसमें, अगला क्वेश्चन कि एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन के दरमियान उस रिएक्शन का इंथैल्पी बढ़ता है, घटता है, कुछ नहीं होता है, ऐसे करके एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो चूंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन हमने कहा डेल्टा H नेगेटिव होगा, तो डेल्टा H नेगेटिव होगा, इसका मतलब कि यहाँ सिस्टम अपना हीट सराउंडिंग को देगा, और जब सिस्टम अपना हीट सराउंडिंग को देगा तो सिस्टम का हीट कंटेंट जो है घटेगा, एनर्जी डिक्रीज करेगा,
है ना। तो कई तरीके से क्वेश्चन जो है इससे पूछे जा सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जामिनेशन में इस टॉपिक से क्वेश्चन ना हो ऐसा कदापि नहीं हो सकता है, होगा 100% क्वेश्चन होना ही है एग्जाम में इससे, इसलिए इस बात को थोड़ा ध्यान में रखोगे। कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेंगे इस टॉपिक पे अभी हम लोग, तो क्लियर हो जाएगा। इसके लिए एक बात याद रखना है कि कोई भी एलिमेंट का प्योरेस्ट या स्टैंडर्ड फॉर्म में जो उसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है वो जीरो है। उस बात का चर्चा हम पहले भी किए हुए हैं, और न्यूमेरिकल करेंगे तो फिर समझ में आ जाएगा। तो इस टॉपिक में इतना ही देखना था हमें। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कब जीरो, कब पॉजिटिव, कब नेगेटिव, और उसके आधार पे जो अलग अलग रिएक्शंस हो गए एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक वगैरह। डेल्टा एच का वैल्यू जीरो होगा तो उसके लिए किस टाइप का रिएक्शन होगा, तो ऐसा कोई स्पेसिफाइड नाम नहीं है उसका। जैसे इसके लिए हम कहें ना पॉजिटिव है तो इसके लिए क्या कहते, एंडोथर्मिक कहते, एंडोथर्मिक कहा था हमने, इसके लिए क्या कहा था, एक्सोथर्मिक। वैसे उसका कुछ नहीं है, केवल एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक। अब कर लें एक दो न्यूमेरिकल्स। फिजिकल के चैप्टर्स हैं, बिना न्यूमेरिकल्स के नहीं होंगे। केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा हमने, न्यूमेरिकल नहीं था। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स वाले चैप्टर को करा हमने, उसमें भी न्यूमेरिकल नहीं था। वे इनऑर्गेनिक वाले चैप्टर्स थे। लेकिन फिजिकल आप पढ़ रहे हो, थर्मोडायनेमिक्स, स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ोगे, इक्विलिब्रियम पढ़ोगे, तो बिना न्यूमेरिकल्स के चैप्टर्स नहीं होंगे, करना ही होगा इनके न्यूमेरिकल्स को। एग्जाम में भी न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। क्वेश्चन, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन। एक रिएक्शन दिया हुआ है, H2O गैस से CO गैस, ये बन रहा है H2 गैस प्लस CO2 गैस। इसके लिए निकालना है स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होगा। डाटा दिया हुआ है, गिवन दैट अ स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन सबका दिया हुआ है, डेल्टा FH0 कार्बन मोनोऑक्साइड का दिया हुआ है -26.42। ये सारे डाटा किलो कैलोरी में है। उसके बाद यही दिया हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड के लिए -94.05 किलो कैलोरी, और यही दिया हुआ है H2O के लिए -57.80 किलो कैलोरी। हाइड्रोजन के लिए नहीं दिया हुआ है, क्योंकि हाइड्रोजन H2 के फॉर्म में है ना, तो उसका जीरो लेंगे। देखो हाइड्रोजन का दिया हुआ नहीं, मतलब जीरो लेना है, जीरो हो जाएगा इसका। तो आसान सा चीज़ है, अभी तो बताए, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, इतना ही काम करना है। तो जब यहाँ से निकालोगे स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, तो फॉर्मूला लगा लेना है क्या, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, तो स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2 प्लस स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 माइनस स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O प्लस स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO। डाटा सबके लिए दिया हुआ है, H2 का तो जीरो लोगे, CO2 के लिए दिया हुआ है -94.05, फिर यहाँ -H2O के लिए -57.80 प्लस CO के लिए है -26.42। सॉल्व कर दो इसे अब। तो डेल्टा RH0 यहाँ से ए हो जाएगा डायरेक्ट -94.05 माइनस यहाँ हो जाना है -57.80 और फिर से माइनस
26.42, ये तो इतना ही रह जाएगा। -94.05 माइनस पहले अंदर वाला सॉल्व कर लो, ये माइनस माइनस तो यहाँ ऐड ही हो जाना है। तो ये 2, 8 और 4 12 का 2 1 7 और 6 13 और 14 5 2 7 8 -84.22, तो -94.05 प्लस 84.22, तो ये 5 में 2 जाएगा 3, 10 में 2 जाएगा 7, 3 में 4 में 13 में 4 जाएगा 9, -9.73 किलो कैलोरी पर मोल। सो दिस इज द आंसर। अब देखो यहाँ से जो डेल्टा एच है नेगेटिव आ रहा है ना, तो इसका मतलब रिएक्शन कैसा होगा, एक्सोथर्मिक। रिएक्शन का नेचर भी इससे पता किया जा सकता है। निकाल लो डेल्टा एच, देख लो माइनस प्लस क्या चीज़ में आया है, उस हिसाब से हम लोग काम कर देंगे। चलो ऐसे ही और करें कुछ क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड। The standard molar heats of formation of ethane, carbon dioxide and liquid water are। चलो देखो स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन दिया हुआ है किसका किसका, इथेन का, C2H6 इथेन का कितना दिया हुआ है, -21.1 किलो कैलोरी। फिर कार्बन डाइऑक्साइड का दिया हुआ है -92 और लिक्विड वाटर का दिया हुआ है। ये सारे, ये दोनों गैसियस हैं, इथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, इसलिए लिक्विड वाटर इसमें लिख दिया है। ये है -68 किलो कैलोरी। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड मोलर हीट ऑफ कंबशन ऑफ इथेन, निकालना है वही एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालना है। C2H6 का क्या होगा निकालना है। एक प्रकार से एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन ही हुआ। अब कई बार तो बता रहे हैं भाई कि कंबशन नाम का चीज़ जहाँ दिया हुआ है इसका मतलब ऑक्सीजन से रिएक्शन है, बस क्वेश्चन में इतना ही है। ये 3 कंपाउंड का स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया हुआ है, इथेन का एंथैल्पी ऑफ कंबशन निकालना है। तो देखो यहाँ से जब करोगे तो पहले तो इक्वेशन लिखना होगा तुम्हें। C2H6 गैस, कंबशन मतलब ऑक्सीजन से रिएक्शन, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और वाटर बनता है। बैलेंस करो, सबसे पहले 2 कार्बन है तो 2 मोल CO2, हाइड्रोजन 6 है तो यहाँ 3 मोल। अब ऑक्सीजन को लास्ट में, 2 दूना 4 और 3 7, यहाँ है 2 तो 7/2, 2 कट जाएगा 7 बचेगा। अब इसके लिए निकालो इंथैल्पी ऑफ कंबशन, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन ही हुआ ये, क्योंकि रिएक्शन के दरमियान मेन कंबशन हो रहा है इसलिए यहाँ कंबशन दे करके बताया है। तो ऐसे समझ लो ना कि यहाँ जो इंथैल्पी ऑफ कंबशन है वही इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है, कन्फ्यूज तो होना ही नहीं है। तो ई जब निकालोगे यहाँ से इस चीज़ को तो वही चीज़ फार्मूला लगाओ क्या, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट का, तो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2। और यहाँ देखो CO2 का 2 मोल है तो 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, प्लस 3 मोल इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O माइनस इधर इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H6। C2H6 का एक ही मोल है तो यहाँ 1 ही रहेगा, मतलब नंबर ऑफ मोल्स को छोड़ना नहीं है, प्लस 7/2 इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2। इसका तो 0 हो जाएगा, इसका तो 0 हो जाएगा ऐसा।
अब डाटा पुट करके इसे सॉल्व कर दो, बस इतना सा काम बचा है। तो 2 इंटू CO2 का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया हुआ यहाँ से -92, ठीक। फिर प्लस 3 इंटू इसका देखो H2O का -68 हो गया, माइनस इधर आ जाओ C2H6 का -21.1, फिर प्लस इसका तो 0 लोगे, ये कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, -184। यहाँ भी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 8 जा 24, 2 बचा, 3 6 जा 18 और 2 20। फिर माइनस, तो देखो माइनस और ये माइनस अब हो जाना है प्लस 21.1, तो 0 हो गया। ये हो गया 4 4 8 8 3 21.1। अब इसको सॉल्व करोगे कैसे होगा, 388 यहाँ 0.0 लगा दो, 21.0 माइनस कर दो, सॉरी यहाँ 1 है तो ये आ जाएगा 9, इस 7 बचा, 7 में 1 6, यहाँ 8 में 2 गया 6 3, तो आंसर इज -366.9 किलो कैलोरी। दिस इज द आंसर। यहाँ भी देखो जो इंथैल्पी चेंज है रिएक्शन का नेगेटिव आया है, नेगेटिव आया मतलब अगेन द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। फिर से जो रिएक्शन है एक्सोथर्मिक है। इसके पहले वाला क्वेश्चन हम लोग किए थे, वहाँ से भी देख रहे थे रिएक्शन एक्सोथर्मिक नेचर का था, यहाँ भी वही चीज़ है, एक्सोथर्मिक है। ऐसे ही कई क्वेश्चंस हैं, इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आसान है। बस प्रोडक्ट का एंथैल्पी में रिएक्टेंट का माइनस करो, नंबर ऑफ मोल्स को नहीं छोड़ना है, बस नंबर ऑफ मोल्स को नहीं छोड़ना है, उसके बाद सारे फिर एक ही जैसे होने हैं जैसे पीछे हमने किया अभी तक। तो और जो क्वेश्चंस हैं इस टॉपिक से रिलेटेड उसे हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी तक कितना ध्यान में रखोगे और नोट्स में आगे चाहो तो बना सकते हो, नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में उसे हम बता देंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।